जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम इंडियन आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा यदि दोस्तों आप इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ये दोस्तों वीडियो टीए आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है। यदि आप टीए आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन था आप सभी के लिए कल जो मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। क्वेश्चन था कि किस टीम ने हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आंसर की बात करें तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसकी उपविजेता टीम कौन थी, तो इस उपविजेता टीम थी हमारी इंडिया। ठीक है, इंडिया को कितने रनों से हराया है? 59 रनों से हराकर दोस्तों बांग्लादेश ने इस खिताब को जीता है। इंपॉर्टेंट है, नोटिस जरूर से करिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये जो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 है वो कहां पर हुआ था, तो फाइनल मैच दोस्तों दुबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? फाइनल मैच दुबई में, यानी यूनाइटेड अमीरात में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि जगह का भी नाम एग्जाम में देखने को मिल सकता है और उपविजेता टीम का नाम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना स्कोर जरूर से बताना है कि इन टॉप 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पा रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही जा पा रहे हैं, दोनों सब्जेक्टों में, जीके और साइंस दोनों में। ठीक है, तो एक बार जरूर से कमेंट करके आप सभी अपना स्कोर बताया करिए। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके का रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नोट जरूर से करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो मौर्य वंश का संस्थापक इसी को कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा पहला वंश था जो भारतीय था, तो वो मौर्य वंश ही था जो भारतीय था। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। ये भी आपको नोट जरूर से कर लेना है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो इसके दरबार में कौन रहता था? इसके दरबार में रहता था मेगस्थनीज। आपसे पूछेगा कि मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता था। और इसकी एक पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, इंडिका। इंडिका वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसी मेगस्थनीज की ये पुस्तक है और इसमें मौर्य वंश के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपसे पूछे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य। नोट कर लीजिएगा, चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, तो चाणक्य की पुस्तक आप सभी बताइए। बिल्कुल, चाणक्य की कौन सी पुस्तक है दोस्तों? अर्थशास्त्र। इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, चाणक्य को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन के आया है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और क्या पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश का कौन सा शासक है जिसने जैन धर्म अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये जिसने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु पूछी जाती है, तो 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हुई थी। सल्लेखन पद्धति के द्वारा इसने अपने देह का त्याग किया था। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज याद रख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था।
ठीक है, मगध की गद्दी पर। और बिंदुसार को ही दोस्तों अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है, तो बिंदुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में सॉरी दोस्तों, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, कलिंग युद्ध इसने लड़ा था। उसके बाद अशोक को किस नाम से पुकारा जाता है, तो अशोक को दोस्तों प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो अशोक ने दोस्तों नोट करिएगा आप सभी, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, मौर्य वंश का अंतिम राजा। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ है बृहद्रथ। कौन हुआ है मौर्य वंश का अंतिम राजा, नोट कर लीजिएगा, बृहद्रथ था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं इसी में, यानी टोटल दोस्तों मौर्य वंश इसी क्वेश्चन में कंप्लीट करा दिया है। मौर्य वंश से रिलेटेड इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी। इंपोर्टेंट है, रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाई थी, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो दोस्तों रक्त एवं लोह नीति अपनाने वाला शासक था बलबन। ठीक है, बलबन ने क्या अपनाई थी, रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी। किस वंश से रिलेटेड था, तो ये दिल्ली का जो वंश था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश से रिलेटेड था। गुलाम वंश कब आया, 1206 ईस्वी में आया। किसने बनाया दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने बसाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1206 में। इसे गुलाम वंश क्यों कहा गया, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में एक नाम आया है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश से रिलेटेड नोट करिएगा आप सभी। आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ही था। क्योंकि पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी तो उसने राजधानी दूसरी बनाई थी, लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो दिल्ली बनाई, और इसीलिए दोस्तों इसको दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम वंश कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। चलिए, अब उससे रिलेटेड एक चीज और आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछेगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड क्या एग्जाम में पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। फिरोज शाह तुगलक की मैं बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, नहरों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। अब बलबन से रिलेटेड एक और चीज आप नोट करिएगा, रक्त एवं लोह नीति तो इसने अपनाई थी। आपसे पूछेगा पारसी धर्म का त्योहार था एक। ठीक है, पारसी धर्म का त्योहार, पारसी धर्म का त्योहार कौन सा त्योहार था, तो त्योहार का नाम था दोस्तों नवरोज। इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो बलबन ने करी थी। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। आपसे पूछेगा, आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, नाम है दोस्तों अमीर खुसरो। कौन सा नाम है, अमीर खुसरो। आपसे पूछेगा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, तो अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहता था। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, इसको किसका श्रेय माना जाता है, तो इसको दोस्तों आविष्कारक माना जाता है सितार एंड तबला का। सितार एंड तबला का आविष्कारक इसी को माना जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, नोट कर लिया होगा आपने अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब मैं बात करूँ कि इस मंदिर को बनवाया किसने था, इस मंदिर को बनवाया किसने था, तो इस मंदिर को जो ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, नोट करिएगा, इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था दोस्तों सोलंकी वंश का शासक था। किस वंश का, सोलंकी वंश का शासक था। नाम था उसका भीमसेन, क्या भीमदेव, सॉरी दोस्तों, नाम था उसका भीमदेव फर्स्ट।
ठीक है, भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया था। और कब बनवाया था? तो इसने इसको बनवाया था 1026 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया किस वंश ने था? सोलंकी वंश ने, राजा भीमदेव फर्स्ट ने। कब? 1026 में। इम्पोर्टेंट था, नोट कर लिया। अब आप एक बार बताइए कि ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ना, वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी नोट कर लीजिएगा, ये नदी है दोस्तों पुष्पावती नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? पुष्पावती नदी है, इसी के किनारे स्थित है ये मोढेरे का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 है आपका, इंपोर्टेंट है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने हैं? कौन सा आंसर आपका राइट हो जाता है? देखिए, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बने हैं। कौन? बिल्कुल राइट है, आंसर नोट करिएगा, बिल्कुल सही है। जिसने भी ऑप्शन बताया है बी राइट आंसर हो जाएगा, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति वर्तमान में क्या है? हमारे कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले, संजय मूर्ति से पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब ये जो कैग होते हैं ना, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब कैग किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो आर्टिकल नोट कर लीजिएगा 148 में दोस्तों आपको इसकी नियुक्ति के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपोर्टेंट था, नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इंपोर्टेंट है कि हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 51वें CGI। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो देखिए, हाल ही में न्यायमूर्ति कौन बने हैं? ऑप्शन आपका सभी को पता होगा, सी राइट हो जाएगा, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना कौन सेवें नंबर के बने हैं? 51वें नंबर के बने हैं, याद रखिएगा। अब आपसे पूछूं मैं 50वें नंबर के कौन थे? तो 50वें नंबर के नाम नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, DY चंद्रचूड़। कौन थे दोस्तों? DY चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के थे। ठीक है, उसके बाद 51वें नंबर पर हमारे संजीव खन्ना जी आए हैं। इनकी भी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है इसमें 124(2) में। ठीक है, आर्टिकल 124 के खंड 2 में दोस्तों किसकी नियुक्ति के बारे में देखने को मिलता है? मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से आप सभी एक बार आंसर बताइए। देखिए प्यारे साथी, जो अर्जुन पुरस्कार की बात करूं तो शुरुआत आप सभी को पता होगा 1961 में, ऑप्शन 20 सभी ने बता दिया होगा। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं कि पहला पुरुष कौन सा था जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो नोट करिएगा, पहला पुरुष था 1961 में मिला था। किसको मिला था? तो नाम था कृष्णदास। ठीक है, क्या नाम था उनका? कृष्णदास था, जिन्हें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला था। और किस खेल से रिलेटेड थे? तो ये तीरंदाज थे। ठीक है, तीरंदाजी से रिलेटेड थे, ये भी आपको नोट कर लेना है, पूछ सकता है। उसके बाद महिला की बात करूँ तो 1962 में पहली महिला थी जिनका नाम था मीना शाह। क्या था? मीना शाह। इन्हें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला था, पहली महिला थी। ठीक है, किस खेल से रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब 2024 की बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खेल के पुरस्कार में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खेल के पुरस्कार में दिया जाता है, यानी आप खेल बहुत अच्छा खेलते हैं तो इसमें दोस्तों आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। 2024 में भी कई लोगों को दिया गया है, लेकिन एक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, उस नाम को याद रख लेना है। नाम है मोहम्मद शमी। ठीक है, कौन सा नाम है? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी कौन है? एक क्रिकेटर हैं, आप सभी को पता होगा। क्या है दोस्तों? क्रिकेटर हैं, और इन्हें दोस्तों 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
ये नाम आपको जरूर से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है आप सभी का कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के निर्माता पूछा जाता है एग्जाम में, तो नोट करिएगा। राइट आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है, ऑप्शन आप सभी का दोस्तों सी राइट हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी, और किस पर्वत का ये हिस्सा है ये भी आपको बताना है। गुरु शिखर पर्वत चोटी है, कौन से राज्य में स्थित है और किस पर्वत का ये हिस्सा है। देखिए सबसे पहले आपको बताऊं कि किस पर्वत का इस हिस्सा है ये जो गुरु शिखर, ये किस पर्वत की चोटी है, तो अरावली पर्वत की चोटी है, ठीक है। अब अरावली पर्वत से आपको पता चल गया होगा कि है कहाँ पर, तो अरावली पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, अरावली पर्वत आपका कहाँ पर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। और अरावली पर्वत को राजस्थान का क्या बोला जाता है, बहुत ठंडा जगह है राजस्थान का, ऐसे कुछ बोला जाता है, ग्लेशियर, राजस्थान का ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 9 है, निम्न में से कौन सी एक नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। व्हाट इज द राइट आंसर, बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन सी बताया ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी इज द राइट आंसर है। नर्मदा नदी क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती है, तो ये सीधे दोस्तों क्या होता है, ये नदी जब जाती है तो ये सीधे अरब सागर में गिर जाती है और इसे डेल्टा बनाने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अरब सागर में दो नदियां और भी याद रख लीजिएगा जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। एक नदी है दोस्तों ताप्ती नदी, ठीक है, और एक नदी है पेरियार नदी। ये दो नदियां और हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। जो पश्चिमी नदियां होती हैं ना वो ज़्यादातर डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो सीधा अरब सागर में गिर जाती हैं और इन्हें डेल्टा बनाने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने कल भी नर्मदा नदी से रिलेटेड आप सभी को बताया था। जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइएगा, जरूर से देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली लेकर आऊँगा। और यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ जो मैंने कल कराया था, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और अमरकंटक इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो अमरकंटक से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नोट आपको जरूर से करना है। आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ऑप्शन में आपको नर्मदा मिल जाएगा, नर्मदा राइट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। आपसे पूछे सरदार सरोवर बांध, मैंने कल भी आपको बताया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आप सभी का इम्पोर्टेंट है कि पंचशीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है। पंचशीर घाटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशीर घाटी कहाँ पर है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों जो पंचशीर घाटी है ना वो कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता होगा। पंचशीर घाटी कहाँ पर है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन दोस्तों सी। कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद जरूर से रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 है, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करूं तो नोट कर लीजिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, आप सभी को याद रख लेना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दोस्तों निकिता पोरवाल। किसने जीता है, निकिता पोरवाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इंपोर्टेंट है, सभी को पता होगा राइट आंसर। कहाँ के बने हैं, हरियाणा के बने हैं। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों पंजाब की बात करूं तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है,
सभी को पता होगा, आजकल बहुत चर्चाओं में रहते हैं। नाम है दोस्तों भगवंत सिंह मान। कौन है? भगवंत सिंह मान। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये पंजाब के सीएम हैं। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का याद रख लीजिएगा, श्री मोहन यादव। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? श्री मोहन यादव। और असम की बात करूं तो असम के हैं हेमंत विश्वा शर्मा। कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा असम के हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको गवर्नर से रिलेटेड मिलेगा एग्जाम में। तो ये दोनों चीज़ आपको जरूर से कवर करके जानी है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 13 है, इंपोर्टेंट, कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? भगवान महावीर का जन्म स्थान सभी को पता होगा कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों, वैशाली कुंडग्राम में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के, ठीक है, आप सभी को पता होगा भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर थे, इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से रखिएगा। आपसे पूछे कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो महावीर स्वामी आपको टिक करना है। आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभ देव आपको टिक करना है। ठीक है, तब महावीर स्वामी के साथ नहीं जाना है, तब आपको ऋषभ देव के साथ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 14 है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? इंपोर्टेंट है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो राइट आंसर आप सभी को बता देता हूं, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि दोबारा कभी भी क्वेश्चन कोई सा भी इससे बन के आए आपका छूटे ना। सबसे पहले हम बात करें बांग्लादेश की। ठीक है, तो मैं बांग्लादेश बता देता हूँ कितनी सीमा बनाता है। बांग्लादेश बनाता है 4096 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चाइना। ठीक है, चाइना कितनी बनाता है तो चाइना बनाता है 3488 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पाकिस्तान। पाक कितनी बनाता है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेपाल। ठीक है, नेपाल कितनी सीमा बनाता है तो नेपाल 1751 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, उसके बाद नोट करिएगा, नेपाल के बाद आपका आता है म्यांमार। म्यांमार कितनी सीमा बनाता है तो नोट कर लीजिएगा 1643 किलोमीटर। उसके बाद आपका आता है भूटान। भूटान कितनी सीमा बनाता है? 699 किलोमीटर। और लास्ट आपका आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी सीमा बनाता है तो अफगानिस्तान का नाम नोट कर लीजिएगा 106 किलोमीटर। तो ये देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है? बांग्लादेश है। और सबसे कम कौन है? अफगानिस्तान है। नोट जरूर से करिएगा, इम्पोर्टेंट है। और कितनी सीमा ये बनाते हैं ये भी मैंने नोट करा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कांडला बंदरगाह निम्न में से कहां पर स्थित है? इंपोर्टेंट है, कांडला बंदरगाह निम्न में से कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों कांडला बंदरगाह जो स्थित है आपका कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है तो कच्छ की खाड़ी आपको गुजरात में देखने को मिल जाती है, यानी गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए कि गुजरात के सीएम कौन है। मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि गुजरात के सीएम कौन है, आज भी बताइए आप सभी एक बार कमेंट करके गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों आप सभी के क्या हुए हैं, जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बन पाया है एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए। और वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जल्दी से कर दीजिए ताकि हम साइंस के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ पाएँ और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी कवर कर पाएँ। ठीक है, और दूसरी बात, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो डेली दोस्तों चैनल वीडियोज़ देखने के लिए
लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों प्यारे साथियों, आप सभी को बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी आप सभी को जल्दी प्रोवाइड होने लगेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। चलिए अब साइंस के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। जीके के क्वेश्चन कंप्लीट, साइंस के क्वेश्चनों की शुरुआत। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा या ऑक्सीकरण के द्वारा? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा, सबसे पहले याद रख लीजिएगा सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। मैंने कल भी आपको बताया था सूर्य क्या है, एक तारा है। इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। ठीक है, जरूर से याद रखिएगा। अब मैं बात करूं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किसके कारण होती है, तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन है दोस्तों बी आपका हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का इम्पोर्टेंट है। अधिकांश मौसम जो गतिविधियां होती हैं, जैसे बारिश का आना, धूप का ज़्यादा, गर्मी का ज़्यादा होना, ठीक है, तो ये सभी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह कौन सी है? आपके ऑप्शन में ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो देखिए सबसे पहले आता है जो हमारा वायुमंडल है ना, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल पे ही दोस्तों जो मौसमी घटनाएं होती हैं ना, वो क्षोभ मंडल पे ही होती हैं। और उसके बाद ओजोन मंडल का नाम आता है, उसके बाद मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, और सबसे लास्ट में आपका आता है बहिर्मंडल। ठीक है, नोट करिएगा, सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, कौन सा मंडल आता है? क्षोभ मंडल। एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल के बाद तीसरे पे आता है आपका मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल के बाद नोट करिएगा चौथे पे आता है आपका आयन मंडल। ठीक है, और सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर आता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये मंडल है, इनको आपको याद रख लेना है। कितने वायुमंडलीय मंडल हैं? 5 हैं। क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो दोस्तों आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। आपसे पूछेगा कि ओजोन की परत किस मंडल में है, तो ओजोन मंडल में है, और ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 18 है आप सभी का, सूर्य ग्रहण कब होता है? दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए सूर्य ग्रहण के लिए राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। यानी जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तब क्या होता है, जो चंद्रमा की परछाई होती है, जो चंद्रमा की परछाई होगी वो सूर्य पर जाती है, और तभी दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है कि बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप सभी को पता होगा कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है, और बिजली के बल्ब का एक फिलामेंट पूछता है इंपॉर्टेंट, टंगिस्टन, जो एग्जाम में कई बार आता है। तो बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बल्ब को अधिक प्रकाशित बनाता है, या जलन अवरोध को कम करता है, हवा से भारी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए जो बिजली के बल्ब होता है उसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है, आप सभी को पता है। वो क्या होती है, वो क्या होता है, जलन बहुत ज़्यादा करता है। तो जलन के अवरोध को कम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 है आपका, कौन सा रोग जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है? ऐसा कौन सा रोग है जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी पोलियो बताया है बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिवार्य लसीकरण की वजह से इसे खत्म कर दिया गया है। मतलब अब पोलियो
इंडिया में बहुत कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपका गलत नहीं जाएगा, बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नोट करिएगा कि लोहे पर जो जंग लगना होता है ना, वो किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, रासायनिक परिवर्तन के कारण। अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन हुआ तो वो दोबारा से जो पहले वाला पदार्थ था उसमें ना बन पाए, उसी को दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर यदि जंग लग जाएगा ना तो जो नया लोहा था वो दोबारा, आप उसे कितना भी घिस लो, वो दोबारा उसी रूप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों क्या कहते हैं, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मैं आपसे कहूँ दूध का फटना, ठीक है, दूध का फटना, यदि दूध आपका फट जाता है तो वो क्या होता है, दोबारा दूध नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके विपक्ष में एक और होता है जो जिसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें जो कोई वस्तु होती है, जब उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वापस से वो क्या हो जाती है, वापस से दोस्तों वो उसी वस्तु में बदल जाए, तो उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, हमारा जल होता है। ठीक है, जल को हमने जब फ्रिज में रखा तो जल किस में परिवर्तन हो गया? बर्फ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और जब हमने बर्फ को वापस से थोड़ा सा गर्म किया तो बर्फ वापस से क्या बन गया? जल में परिवर्तन हो गया। यानी पहले हमारा जल था और बाद में भी ये परिवर्तन करके हमने फिर से जल में बना दिया, तो इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रहेगा ये सारी चीजें। चलिए, अब चाहे लोहे पर जंग लगना आ जाए, चाहे दूध का फटना आ जाए, चाहे जल का बर्फ में परिवर्तन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, यदि आपको ये चीज़ याद है ना कि किसे कहते हैं, तो आप क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेटामोर्फिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदल जाता है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मेटामोर्फिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदल जाता है? देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि कोयले की खान से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। ठीक है, अब इस कोयले में आपने देखे होंगे हीरे के कुछ कण देखने को मिलते हैं, तो उसी हीरे के कण को मेटामोर्फिज्म के द्वारा किस में परिवर्तित किया जाता है? हीरे में परिवर्तन किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेटामोर्फिज्म के द्वारा कोयला किस रूप में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, हाइड्रोजन छोड़ती है, नाइट्रोजन छोड़ती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है? जब कोई गाड़ी चलती है, आपने देखा होगा धुआं, बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती हैं धुआं छोड़ती हैं, तो वो कौन सा धुआं छोड़ती हैं? बिल्कुल, हमारे शरीर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, नोट करिएगा। और कौन सा धुआं छोड़ती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं। जब गाड़ियां चलती हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक विषैला पदार्थ छोड़ती हैं, धुआं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का इंपॉर्टेंट, स्कर्वी इस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? बचपन में आपने कई बार पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा। स्कर्वी रोग किस कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए और विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सभी को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 120/80 होगा। यदि इसे दोस्तों रक्तचाप को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आप सभी को याद हो पता होगा कि मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसको ज़्यादातर बीपी की परेशानी होती है, ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है। तो यदि ये 120/80 है तो समझ लीजिए एकदम सही है, लेकिन यदि इससे ऊपर ज़्यादा जाता है तो कहते हैं बीपी हाई हो गया, इससे कम होता है तो क्या कहते हैं? बीपी लो हो गया है, जिसमें कहते हैं नमक कम खाना है। और बीपी जब बीपी हाई होता है तो नमक कम खाना है, बीपी लो होता है तो कहते हैं नमक ज़्यादा खाओ। ठीक है, तो इसको दूर भी किया जा सकता है नमक के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, शक्ति की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट है, शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई दोस्तों वाट होती है। आप सभी को पता होगा, यानी जूल प्रति सेकंड या वाट, इनमें से कोई एक कहा जा सकता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि एक शक्ति में, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? देखिए, जो पिछली वीडियो मैंने आपको कराई थी उसमें बताया था कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ठीक है, मैंने बताया था अधिकतम किस में होती है, आप सभी को पता होगा कि अधिकतम किस में होती है। अधिकतम होती है स्टील में, यानी लोहे में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ से हमसे पूछा है न्यूनतम के बारे में, तो न्यूनतम किस में हो जाएगी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हवा में ध्वनि की चाल क्या होती है? न्यूनतम होती है, कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आया है, एक्स विकिरण की खोज किसने करी थी? सभी को पता होगा किसने करी थी? रोंटजन ने करी थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, पानी का अधिकतम घनत्व। इसको दोस्तों इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, पानी का अधिकतम घनत्व। ठीक है, कितना होता है? सभी को पता होना चाहिए कितना होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है किसके प्रयोग होता है? यानी जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है वो किस में प्रयोग होता है? तीरंदाजी में, अंतरिक्ष यान में, ए एंड बी दोनों, या फिर पतंगबाजी में? देखिए क्या होता है, जो हमारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसमें क्या होता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, आप सभी को पता है। यानी आप किसी चीज़ पे मान लीजिए बल लगा रहे हैं ना, तो वो उतना ही आपकी तरफ भी बल लगेगा। ठीक है, जैसे आप तीरंदाजी में देखे होंगे, तीरंदाजी में क्या होता है, जब हम तीर को धनुष से अपनी तरफ खींचते हैं ना तीर को, तो क्या होता है, जितनी स्पीड से आप अपनी तरफ खींचोगे उतनी ही स्पीड से वो तीर आगे की तरफ जाएगा। तो क्या हो रहा है, आपने क्रिया तो पीछे की तरफ लगाया, आपने बल क्या करा? पीछे की तरफ करा, लेकिन बल हमारा पीछे की तरफ लगने के साथ साथ एक बल आगे की तरफ भी लगा जो तीर को आगे लेके गया। तो क्या हुआ? क्रिया के प्रति क्या हुआ? विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, ऐसे ही अंतरिक्ष यान आपने देखा होगा, जब अंतरिक्ष यान उड़ते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ प्रेशर बनाते हैं, उसमें आग से निकलती है, धुआं से निकलता है। तो वो धुआं क्या होता है, वो जो आग से निकलती है वो दबाव बनाती है नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ दबाव बनाएगी तो उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया लगती है जिससे अंतरिक्ष यान ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के थर्ड लॉ में यह बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों में। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है? कोई भी वस्तु विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसकी जो अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यानी मान लीजिए ये एक गेंद है, ठीक है, अब ये गेंद वहीं पर तब तक पड़ी रहेगी जब तक मैं इसे धक्का लगाऊं या मैं इसे पैर से ना मारूं, तब तक ये क्या होगी? उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। तो कोई वस्तु विराम अवस्था में जब तक पड़ी रहती है जब तक कोई इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोला गया, और न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा जाता है। ये दोनों लॉ आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब इनमें से आपको स्कोर कितना बन पाया है एक बार कमेंट करके जरूर से बताइए कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है तो जरूर से आपको याद रखने हैं। ठीक है, वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज का दोस्तों आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं? यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।